MK677 को आज के डेट में ऐसे प्रमोट किया जा रहा है मानो ये कोई वंडर सप्लीमेंट है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है और वो रियलिटी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू और करेंटली अवेलेबल जो साइंटिफिक रिसर्च का डेटा है उसके बेसिस के थ्रू। तो ये वीडियो में मैंने कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं बताई है और ना ही मैं MK677 का यूज़ प्रमोट कर रहा हूँ, और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को एज अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस की तरह लें। थैंक यू। तो MK677 को कुछ लोग मानते हैं कि एक साम है, वही कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक सप्लीमेंट तो है, और कुछ लोग तो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि इसके कुछ कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो लोगों को नहीं पता है और वो इसको स्टेरॉइड से भी ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। तो क्या होते हैं साम? देखिए, साम का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। अब इसमें एक कीवर्ड है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है? हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स, जैसे मेल के जो हार्मोन्स है उसमें किंग होता है टेस्टोस्टेरॉन। अगर इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो एंड्रोजन का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए सेक्सुअल हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस होती है अलग अलग, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जनरल वेलबीइंग के लिए, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन एंड्रोजन्स की वजह से ही मेल को मेल होने की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। यानी मेल की जैसे बात करें हम, जैसे मेल्स की नॉर्मली शेप होती है वाइडर शोल्डर्स, जैसे कि बियर्ड की बात हो गई, डीप वॉइस की बात हो गई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के, और ये डिपेंडेंसी होती इन्हीं एंड्रोजन्स पे, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में जब उनके एस्ट्रोजन उसका इम्बैलेंस हो जाए तो उनको हल्की हल्की सी मूछें आने लग जाती है, उनकी वॉइस डीप होने लग जाती है। और अगर मेल में एंड्रोजन का इम्बैलेंस हो जाए, यानी टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाए और एस्ट्रोजन बढ़ जाए, तो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट यानी गायनोकोमेस्टिया होने लग जाता है। तो साम जो है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर से, यानी जो सिलेक्टिव एंड्रोजन्स है उन्हीं के रिसेप्टर्स पे ये काम करता है। और जब हम बात करें स्टेरॉइड की तो वो तो सारे के सारे एंड्रोजन्स रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जनरली ज़्यादा होते हैं। अब बात करें MK677 की, तो इसको ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटागॉग कहा जाता है। सिक्रेटागॉग यानी एक टाइप का एजेंट है जो हार्मोन्स और जो भी एंजाइम्स होते हैं उसके सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। और MK677 काम कैसे करता है? तो देखिए, पहले तो ये ग्रिलिन रिसेप्टर्स के पास जाता है। ग्रिलिन यानी हंगर हार्मोन होता है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भूख लग रही, हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत है। तो ये ग्रिलिन रिसेप्टर्स में जाता है और वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को बढ़ावा देता है, जिसके वजह से हमें भूख बहुत लगती है, हम ज़्यादा फूड क्रेव करने लगते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग इसको वेट गेन या फिर बल्किंग या फिर गेनिंग के फेज़ में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर पाए। अभी ये दो धारी तलवार है, किसी के ग्रेलिन की लेवल काफ़ी कम होगी, यानी किसी को भूख बहुत कम लगती होगी, उसके लिए मानो तो ये एक वरदान है, गिफ्ट है। लेकिन जिसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और वो ये ले रहा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसको कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यही अवेयरनेस मैं फैलाना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू और जो करंटली अवेलेबल डेटा है उसके थ्रू। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साम क्या होता है, MK677 एक्चुअल में है क्या और वो कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की। मैं बेनिफिट्स इसलिए पहले रख रहा हूँ ताकि आपको पहले इसकी अच्छी साइड दिखाऊं मैं, जो कि लिमिटेड है, और बाद में इसका जो बिगर पिक्चर है वो आपको दिखाओ कि इसके अब्यूज़ से आपको कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करेगा और आपकी स्लीप को प्रमोट करेगा। तो याद करिए, आप और हम जब बच्चे थे तब हमें कितनी अच्छी नींद आती थी। बाद में जैसे ही हम बड़े होते गए, लाइफ में स्ट्रेस आता गया। स्ट्रेस का मेन कॉज है कॉर्टिसोल।
कोर्टिसोल ये एक हार्मोन है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। ये जैसे ही बॉडी में बढ़ता है वैसे वैसे ही बॉडी का एनाबॉलिज्म कम होने लगता है, हमारी मसल बिल्ड करने की क्षमता कम होने लगती है और ये टेस्टोस्टेरॉन को भी सप्रेस करता है स्ट्रेस की वजह से। तो MK677 जो है कोर्टिसोल के लेवल को लो करता है। और जब हम बच्चे थे तब हमारे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीशन करने की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा थी, हम बहुत अच्छे से ग्रो हो पा रहे थे। तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है और साथ में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा देता है। उसके वजह से हमें अच्छी नींद आती है, रेस्टफुल स्लीप मिलती है और इसके वजह से हमारी मसल्स की ग्रोथ, हमारी जॉइंट्स की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रोवाइज़ होने लगती है। आप MK677 को यूज़ करने लग जाओगे तो आपको बेटर फील होने लगेगा वर्कआउट के 1-2 दिन के बाद ही। और जब आप MK677 पे नहीं होते हो तब आपको रिकवर होने में 3 से 4 दिन लग जाते। वही MK677 आप यूज़ करते हो तो 2 दिन बाद ही आपको जो भी सोरनेस होती है या फिर आपके जॉइंट के ऊपर जो भी आपको स्ट्रेस फील होता है ना, वो आपको कम फील होने लग जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और करंटली अवेलेबल डेटा भी हमें यही बताता है। अब जो सेकंड मेजर बेनिफिट है वो है स्ट्रेंथ। जब आप अच्छे से स्लीप लोगे, ठीक है, और आपकी बॉडी की ग्रोथ हार्मोन की बढ़ाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी तो आपके बोन्स, टेंडन्स, मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। तो जाहिर सी बात है आप जिम में ज़्यादा वेट पुल कर पाओगे, पुश कर पाओगे। तो इस वजह से आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छे से बढ़ेगी। और मेन रीज़न इसके बिहाइंड ये भी है कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है फूड की, प्रोटीन की, वो आप कंज्यूम कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब जिम में ज़्यादा एक्सर्शन करते तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, हम खा नहीं पाते उतने सारे प्रोटीन को। तो ये हेल्प करता है ग्रेलिन को बढ़ा के, जिसके वजह से हम ज़्यादा फूड कंज्यूम कर पाते हैं और हमारा जिम में परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तीसरी बात करें बोन डेंसिटी की, तो ये बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो MK677 पे आप अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो वैसे ही मिल जाएगा बोन डेंसिटी में। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसके वजह से क्या होगा, पहली बात तो ये है कि आप MK677 ले रहे हो, उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो और उसके ऊपर आप अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहे हो अपनी बॉडी को। तो जाहिर सी बात है बोन डेंसिटी में इम्प्रोवाइजेशन होगा ही होगा। और चौथा इसका बेनिफिट है हेयर और स्किन की हेल्थ। देखिए काफ़ी सारे केसेस में ये रिपोर्ट भी किया गया है और मैंने भी खुद ने भी इस चीज़ को फील किया है कि MK677 से हेयर की ग्रोथ मेरी काफ़ी बढ़ गई थी। और ऐसा नहीं कि मानो हर 2 दिन बाद मुझे बाल कटवाने पड़ रहे थे, लेकिन ऐसा होता था कि मैं मंथ में एक बारी ही मैं हेयर कट करवाता था। लेकिन MK677 जब लेने लगा था मैं तो 20-25 दिन पे आ गया था, मानो एक हफ्ते का गैप रिड्यूस हो गया था। ये मैंने अपने आप नोटिस किया। और अगर स्किन की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे पहले से ही काफ़ी बचपन से ही मुझे पिंपल्स आते हैं फेस पर। वो इसलिए क्योंकि मेरी स्किन ही ऑयली है। मेरी बॉडी में ऑलरेडी जो सीबम होता है, सीबम यानी क्रिस बमस्टड नहीं, जो सीबम हमारी ऑयल, हमारी सीबम यानी हमारी बॉडी जो है ऑयल सिक्रेट करती है। किस किस की बॉडी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जैसे कि मेरी पर्सनल स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। और उसके ऊपर आप जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो, आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो और उसके वजह से एक्सेस जो है बॉडी में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उसके वजह से पिंपल्स वगैरह आना फेस पर, बैक पर, ये कि नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन स्टेरॉइड के केस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मानो गट्ठे गट्ठे टाइप दाने आने लग जाते हैं रेड रेड कलर के। वो तो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन MK677 को यूज़ करते टाइम मैंने एक्चुअल में फ़ील किया कि ये जो मुझे पिंपल्स आ रहे थे ऑयली स्किन की वजह से, सीबम प्रोडक्शन की वजह से, वो रेड्यूस हो गए थे। पूरे चले नहीं गए थे लेकिन रेड्यूस हो गए थे। और सबसे बिगेस्ट इसका बेनिफिट ये है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब ये नहीं कि ये क्रेटीन के मुकाबले कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या प्रोटीन के मुकाबले कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एक्चुअल ग्रोथ हार्मोन के मुकाबले। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है
कि आप MK677 को यूज़ करके रॉनी कोलमन बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। MK677 की जो पोटेंसी है ना, वो ग्रोथ हार्मोन के मुकाबले कम है। ये नहीं बोल सकती कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की ओर, जो है MK677 के साइड इफ़ेक्ट्स। तो देखिए, MK677 का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ खेलता है। मतलब मैं बताऊँ ना, तो इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से ना मुझे MK677 को बंद करना पड़ा। ये इस वजह से, क्योंकि जब मैं इसको ले रहा था ना, तो मेरा हंगर बढ़ गया और मैंने इसको ऑलमोस्ट 8 वीक्स तक यूज़ किया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ गया 8 वीक्स के, तो मुझे वर्कआउट के बाद तुरंत चक्कर आने लग गए। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैंने अपना HbA1c लेवल टेस्ट करवाया, जिसमें आपको पता लगता है कि आपके इंसुलिन और आपकी जो शुगर लेवल्स है वो ठीक तरीके से है या नहीं है। इंसुलिन जो होता है ये भी एक तरह का हार्मोन होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी के जो एनर्जी का सप्लाई है उसको बैलेंस करने का ट्राई करता है। अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो डायबिटीज़ होता है। डायरेक्टली डायबिटीज़ नहीं होता है, पहले प्री डायबिटिक स्टेज में चले जाते। और यही मेरे साथ हुआ। मैं चला गया था प्री डायबिटिक स्टेज में। मैं क्या कर रहा था, मैं क्लीन डाइट पे था इनिशियली MK677 पे, लेकिन एक वक्त आने के बाद आपको हर 2 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है MK677 पे। और मैं तो वर्किंग इंडिविजुअल था, मतलब मैं कम्प्लीटली ये नहीं बोल सकता कि मैं 24 घंटे जिम ही करता था, घर पे बैठा रहता था। मुझे जॉब भी देखना था, अपनी फैमिली भी देखनी थी। तो उस वजह से मुझे जैसी भूख लगती थी, मैं अपने 4 मील्स तो हेल्दी लेता था, लेकिन जो बचे कुछ मील्स है, मुझे जो बाहर से मिला वो मुझे खाना पड़ता था। और वो क्या होता था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वैसे भी आपको इंसुलिन को मेस्ड अप कर देते, ख़राब कर देते, ठीक है। और ऊपर से मैं ले रहा था MK677, तो होना था वही हुआ और मैं प्री डायबिटिक हो गया। फिर मुझे MK677 इसी वजह से छोड़ना पड़ा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा इसका काउंटर पार्ट है MK677 का। आप इनिशियली बहुत अच्छे डाइट पे रहोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं अच्छे से ग्रो हुआ, तगड़ा हो गया, ठीक है। और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी आते, लेकिन बाद में क्या होता है पता है, इसके जो गुड इफ़ेक्ट है ना वो रिड्यूस होने लग जाते हैं और बैड इफ़ेक्ट इतनी तेज़ी से आने लग जाते हैं। जैसे गुड इफ़ेक्ट जितनी तेज़ी से आए ना इनिशियली, वैसी ही तेज़ी से एट द एंड बैड इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। आपको इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। फिर जब आप हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो ना, लास्ट में आपको अंधेरा अंधेरा सा छाने लग जाता है, आपको तुरंत भूख लगने लग जाती है, आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि आप कब प्री डायबिटिक हो गए। दूसरी बात करें वाटर रिटेंशन की, तो ग्रोथ हार्मोन जो है क्लिनिकली प्रूवन किया गया है, इसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है। और वाटर रिटेंशन होने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो MK677 से वो ब्लोटेड लुक इसी वजह से आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करता है। और बात करूँ मेरी, तो साइकिल ख़त्म करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट 5 to 6 kg वेट ड्रॉप हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो भी सारी प्रोग्रेस मैंने की थी वो सारी की सारी चली गई। ऑलमोस्ट मैंने 60% ऑफ द प्रोग्रेस को होल्ड करके रखा। अब तीसरी बात करें जॉइंट पेन, तो जॉइंट पेन जनरली तब होता है जब आप MK677 को छोड़ देते हो, और ये लास्ट के स्टेज में होता है। इनिशियली तो आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा, और उसकी वजह से क्या करोगे आप अपनी लिमिट को और ज़्यादा पुश करोगे। 100 kg के आप स्क्वाट कर रहे थे, आप 110 पे जाओगे अगले वीक, उसके अगले और 10 किलो, उसके अगले और 5-1 किलो, ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आगे आगे जाते जाओगे। और जैसे ही MK677 के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपकी रिकवरी में धीरे धीरे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप तब वेट रिड्यूस नहीं करोगे क्योंकि आपको इनिशियली पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके से आ जाएंगे साइड इफ़ेक्ट्स। और आप वेट तो लिफ्ट कर रहे हो हैवी, तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और आप रिकवर नहीं हो पाओगे। इंसुलिन की सेंसिटिविटी मेस्ड अप हो चुकी है, न्यूट्रिएंट्स जो है मसल को अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे, और उसके वजह से क्या हो रहा है, फैट गेन हो रहा है।
ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है MK677 का। मैंने इसको टोटल 12 वीक्स तक इस्तेमाल किया है और पास्ट 8 वीक्स के बाद ना इसके ट्रिमेंडस साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस होने लग जाते हैं। जनरली वो साइड इफ़ेक्ट्स किक इन करते हैं 6 वीक्स के बाद, लेकिन 8 वीक्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। 8 वीक्स के बाद तो इसको बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब लास्ट बात करेंगे, जो कि मतलब कोई भी आपको बताएगा नहीं, कोई भी नहीं। बहुत कम इसके ऊपर वीडियोस बनी है, जो कि है MK677 ने कुछ कुछ केसेस में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन किया है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और ये चीज़ हर एक के साथ नहीं होती है, ये होती है हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि 6 वीक्स तक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ इतना खिलवाड़ हो गया होगा ना कि आप भूल जाओ। आपकी बॉडी मतलब कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से यूटिलाइज करना ही भूल गई होगी तब तक। और उसके वजह से क्या होगा, आप चले जाओगे इंसुलिन रेजिस्टेंस में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में फ़ैट बढ़ना आम बात है। ख़ास तौर से आपका जो एब्डोमिनल और चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे। इसलिए आप देखते होगे जो भी मेल फैट होते उनके आर्म्स इतने फैट नहीं होते, लेकिन उनका जो चेस्ट का एरिया है और जो पेट का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फैट होता है। और चेस्ट वाले एरिया पे फैट इसलिए होता है क्योंकि उनका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। अब प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन भी एक टाइप का हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? जो हमारे ब्रेन में ना एक छोटा सा बेस है, ठीक है, स्मॉल ग्लैंड है, वहाँ से ये हार्मोन आता है। और ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन का मेन रोल होता है ब्रेस्ट के टिश्यू को ग्रो होने में हेल्प करना। और जब भी आप किसी बंदे का गाइनोकोमेस्टिया की बीमारी के साथ देखते हो, उसमें प्रोलैक्टिन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब बात आई आपको समझ में, गाइनो क्यों होता है और जनरली उन्हीं बंदों को क्यों होता है जो ज़्यादा बॉडी फैट लेवल पे होते हैं? क्योंकि उनके ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरॉन। हायर बॉडी फैट परसेंटेज वाले के टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होने लग जाते हैं धीरे धीरे, और ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह से उनको गाइनोकोमेस्टिया होता है। और MK677 से क्या होगा एंड में? आपका फैट गेन बढ़ने लग जाएगा, आपके चेस्ट के ऊपर फैट बिल्डअप, आपके पेट के ऊपर फैट बिल्डअप, धीरे धीरे आप गाइनोकोमेस्टिया की ओर बढ़ने लग जाओगे। और इस वजह से क्या होगा, धीरे 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 आपका टेस्टोस्टेरॉन कम होने लग जाएगा, और इन एक्सट्रीम केस आपका टेस्टोस्टेरॉन सप्रेस हो सकता है। एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम यानी आप 4-4, 5-5, 6 महीने, साल भर MK677 को यूज़ कर रहे हो। ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो ये है MK677 की रियलिटी। मुझे पता है कि इस वजह से ना काफ़ी लोगों की जो MK677 की प्रति थिंकिंग है वो चेंज होगी। देखिए, ये हर किसी की इंडिविजुअल की चॉइस है MK677 लेना या नहीं लेना, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है ना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सप्लीमेंट है, जैसे कि अश्वगंधा। ये मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है। MK677 के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। और पता है मैंने गलती क्या की? मैंने इसको 8 हफ्ते के आगे बढ़ा दिया। इस वजह से क्या हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा फैट होने लग गया था। पता है आगे जाके मुझे भी गाइनोकोमेस्टिया हो सकता था, हुआ नहीं लेकिन हो सकता था, क्योंकि मेरा बॉडी फैट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मैं प्री डायबिटिक हो गया था, और उस वजह से मेरी इम्यून सिस्टम भी वीक हो गई और मुझे कोरोना भी हो गया था, ओमिक्रॉन। तो मैं बच गया, मेरी इम्यून सिस्टम फिर से रिकवर हो गई, और उसके बाद मैंने कभी MK677 को यूज़ नहीं किया। तो MK677 को लेने का डिसीजन मेरा बहुत ही कैलकुलेटिव था, क्योंकि मैं एडवांस स्टेज पर पहुंच गया था। बहुत घिस पिट के मेरा कभी कभार 100 ग्राम वज़न बढ़ जाता था, और 65 और 70 किलो के बीच में मैं झूलता रहता था, मुझे उसके आगे बढ़ना था। तो 2012 से
मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ किसी न किसी टाइप की। 2012 से मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया, उसके बाद जिम में जाने लगा, फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। और बॉडी बिल्डिंग भी ऐसे नहीं स्टार्ट की कि मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आर्नोल्ड भी नेचुरल है, रॉनी भी नेचुरल है, नेचुरली ये सब कुछ हो सकता है। फिर धीरे धीरे आके नॉलेज आने लग गया। और मतलब ऐसा नहीं जैसे कि आज ही हो रहा है ना, उस टाइम पे इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होती थी। मैं तो नेचुरली कर रहा था क्योंकि भाई एनाबॉलिक्स लेने के पैसे ही नहीं थे। साम्स तो उस टाइम पे किसी ने सुना भी नहीं था। और मतलब जो हो सके वो हम करते थे, घर वालों का सपोर्ट नहीं था भाई। सप्लीमेंट भी रो रो के मिलती थी, ठीक है, वो भी ज़्यादातर मास गेनर ही लेते थे। और बात ऐसी है कि उस टाइम पे बहुत अच्छा माहौल था आज के मुकाबले, ना ये इतना इशू होता था। नेचुरल शोज़ तो होते भी नहीं थे और किसी को लेना देना भी नहीं था कि तुम नेचुरल हो कि स्टेरॉयड वाले हो, कुछ लेना देना नहीं था। सिर्फ वर्कआउट करो और मतलब बहुत मज़ा आता था। फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, एमबीए करना था, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता था। तो जैसे टाइम मिले वैसे कैलिस्थेनिक्स करता गया। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते गए लाइफ में, जॉब, फिर उसके बाद स्टेबल हो गए थोड़े फाइनेंशियली। तो अब मन कर रहा है कि बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। एक सपना भी है कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेलनी है एक अच्छे स्टेज पर, ठीक है। ये नहीं जीतने के लिए खेलनी है, फेम के लिए खेलनी है, पॉपुलैरिटी के लिए खेलनी है। मतलब अच्छा लगता है यार, क्योंकि जब मेरे पास फेम वेम नहीं था ना उधर हॉस्टल में या कुछ, मुझे इतने लोग भी नहीं जानते थे। और तब भी मैंने ये वर्कआउट किया है, ठीक है। पहले तो मेरे पास इंस्टाग्राम तो मैं 2014 भी नहीं, बहुत बाद से मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब फेम वेम के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बताओ कि सीधा MK677 पे आप जंप मत कीजिए। पहले अपनी नेचुरल लिमिट तक पुश कीजिए, जहाँ तक होता है वहाँ तक ये करिए। और उसके बाद भी आपको अगर यूज़ करना है तो किसी हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशनल या फिर जो इस फील्ड का बंदा है, जिसने एक कोई सर्टिफिकेशन हासिल किया है, उससे उसके एक्सपीरियंस जानिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।